हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास है जीएस की। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे जीएस, ठीक है, जो कि 40 नंबर का आएगा। सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। ये 40 नंबर सबके लिए कंपलसरी है और जीएस के प्रश्न हैं, ठीक है। सब लोग कमेंट कर रहे थे कि हिंदी तो पढ़ रहे हैं लेकिन 40 प्रश्न जो जीएस के हैं उसको हम कहाँ से पढ़ें। तो हम आप लोगों को बार बार यही कह रहे थे कि आप लोग वेट करें और जब ऑथेंटिक मैटर मिलेगा कि कहाँ से पढ़ना है, बिना मतलब का ये थोड़ी ना बता दिया जाएगा कि आप यहाँ से बुक खरीद लीजिए, वो बुक खरीद लीजिए, ये पढ़िए वो पढ़िए, ठीक है। तो आप लोगों को कम ही पढ़ना है लेकिन सटीक पढ़ना है। तो चलिए आज हम जो आप लोगों के सामने जो प्रश्न कराने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम एनालिसिस किए हैं कि जो ये प्रश्न है बीपीएससी द्वारा जो कि एग्ज़ाम लिया जाता है पीसीएस का, उसी से प्रश्न लिए गए थे जो अभी फ़िलहाल में टीचर्स वाला एग्ज़ाम हुआ है उसमें, ठीक है। तो यही हम देखते हुए ये प्रश्न आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज की क्लास में हम प्राचीन भारतीय इतिहास से जो प्रश्न है उसको पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर, हर जगह अपने जितना ग्रुप होगा उसमें, क्योंकि जैसे आप लोग परेशान थे वैसे ही और भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि इस चीज़ को लेके परेशान है कि जो 40 नंबर के प्रश्न हैं, जो 40 नंबर के जीएस आएंगे उसको हम कहाँ से पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत का इतिहास से जो पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दम्बसदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ व्याख्या दी गई है, उसको पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, ठीक है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहामा में चावल और गेहूं बलूचिस्तान में, याद रखिएगा। जो कि कोल्डिहामा कहाँ है? प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग। आपका उत्तर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। ताम्र यानी तांबे के औजार, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। उत्तर हो जाएगा लाल। जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उस पर लाल रंग से उसको रंगा जाता था, ठीक है।
हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित यानी पैर से चलने वाला चाक का प्रयोग किया करते थे। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइनर के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, एक पर चित्रित किया हुआ रहता था और दूसरा बर्तन था वो बिना डिजाइन का रहता था। ठीक है। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था यानी बालू मिला दिया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी, यही प्रश्न पूछा है, तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। प्रश्न नंबर 4, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में। उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठन या लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC, ये BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट यानी क्रिसमस, जो जेसस क्रिसमस थे, जीसू थे, उनके जन्म के पहले। ठीक है, उसी समय को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। 2500 BC से 600 BC तक के कालखंड को आद्य ऐतिहासिक माना गया है। संध्या सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। जो संध्या सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकी ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पकी ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर के कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। ये नाम याद रखिएगा, जिप्सम तथा मोर्टार। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? यहाँ बंदरगाह पूछा है। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। उत्तर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल जो है बंदरगाह है। हड़प्पिया नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखिएगा। हड़प्पा नगरीय लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ठीक है, गुजरात में है। को लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं लोथल। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका उत्तर हो जाएगा बनावली। ठीक है, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि जूते हुए खेतों के निशान कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी
के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जूते हुए खेत के साक्ष्य और गोदीवाड़ा के साक्ष्य। फिर गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। यहाँ 4-5 प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित और M.S. वत्स, B.A. स्मिथ। तो आपका उत्तर हो जाएगा B.A. स्मिथ। ये संबंधित नहीं है। बाकी जो तीनों के नाम है वो संबंधित है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन, A. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 11, बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन में दिया है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बी नंबर दिया है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। सी नंबर है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है। बोगजकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। प्रश्न नंबर 12, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। उत्तर हो जाएगा आपका परुष्णी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दशराज्य युद्ध जो कि 10 राजाओं का युद्ध, 10 यानी 10 राज्य माने राजा, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी वर्तमान में जो कि रावी नदी के नाम से जानी जाती है उसी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। सुदास जो थे वह 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन थे 5 लोग। कौन कौन थे? अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वां मंडल। ठीक है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9 मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं कुल, जिसमें जो 9वां मंडल है, 9 मंडल के 114 मंत्र जो हैं सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10 मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 14, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उसका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय का नामाकृत देवता। उत्तर हो जाएगा सोम। यहाँ सोम दिख रहा है, बस और कुछ मत जानिए, सोम दिखाई दे रहा है तो आप उत्तर दे सकते हैं कि जो 10 मंडल है उसमें जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। ठीक है। यहाँ पूछ रहा है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो सोम को समर्पित है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं। बात करें ऋग्वेद में जो सूक्त की, ऋग्वेद में सूक्त कितने थे? 1028 सूक्त। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है गायत्री मंत्र, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचना विश्वामित्र। हाँ, यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है, ये भी ध्यान रखिएगा। किस मंडल में वर्णित है? तो तृतीय मंडल में। अभी प्रश्न पूछ दिया कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में। आगे प्रश्न ये भी बन सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तृतीय मंडल में, यानी तीसरे मंडल में। ठीक है। टोटल कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन। योग, न्याय, साक्ष्य, वैशेषिक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर हो जाएगा वैशेषिक। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे, ये भी याद रखिएगा, महर्षि कणाद को। ठीक है, क्योंकि जब पूछ दिया है कि दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक, तो उस वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद। प्रश्न नंबर 17, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में, जो कि वैशाली के निकट है, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। फिर दिया है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी ईसा पूर्व, कहीं कहीं दिया रहता है। इसी आधार पर अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। उत्तर हो जाएगा पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्र संघ का प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। जब उन्होंने शरीर त्यागा तब उनकी आयु कितनी थी? 72 वर्ष थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? जामाली, योसुद, विपिन, प्रभास। उत्तर हो जाएगा जमाली। जमाली महावीर स्वामी का दामाद है। ठीक है। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गणधर कहा जाता है, उनके नाम दिए गए हैं इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, जो कि तीनों भाई थे। फिर जो है बाकी 8 लोग आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय और प्रभास। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। आपका उत्तर हो जाएगा 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे
तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। ये प्रश्न हम पहली बार देख रहे हैं। इसके पहले हम किसी बुक में नहीं देखे थे कि 14 पूर्व क्या होता है। यहाँ आपको अब कन्फर्म हो गया होगा कि 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में? उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। धर्मचक्र प्रवर्तन किसको कहा जाता है? जो पहला उपदेश उन्होंने दिया था उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष जब वो साधना कर लिए, फिर उसके बाद से 35 वर्ष की उनकी जब अवस्था हुई, तब वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे, ये भी पूछा गया है किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन, वर्तमान में जो कि सारनाथ है, वहां आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश कितने ब्राह्मणों को दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 आर्य सत्य, और प्रथम जो उपदेश था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में? उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण किसको कहा गया है? जब वो अपना शरीर त्यागे यानी मृत्यु हुई, तब उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, और जो पहला उपदेश दिए उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दो कोई खाने वाली चीज़ होगी, खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार यानी ब्लड वाली समस्या हो गई और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कुशीनगर, जो कि मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, वहां पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई 80 वर्ष की अवस्था में, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्मों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर हो जाएगा बौद्धों की जो धार्मिक पुस्तक है उसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, जिसमें विनय पिटक जो कि संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं देता है, सुत्त पिटक जो कि महात्मा बुद्ध के वचन तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत उसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो तीनों त्रिपिटक में कौन कौन है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। प्रश्न नंबर 24, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। त्रिरत्न में कौन कौन है? सटीक क्रिया, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था। निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से और जैन धर्म से, ईसाई धर्म से? उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण जो कि दर्शन के नाम से जाना जाता है, फिर सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है?
अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मदमन। आत्मदमन दोनों में नहीं पाया जाता है, ठीक है, जबकि अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति बौद्ध एवं जैन दोनों में मिलता है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, बोधगया में बोधि वृक्ष, जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का दर्शाता है, किस पीढ़ी को दर्शाता है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। उत्तर हो जाएगा पंचम। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेदसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एवं अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार जो है पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया था। ठीक है, अतः उसके अनुसार यह क्या हो जाएगा? 6ठी पीढ़ी का वृक्ष माना जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। उत्तर हो जाएगा आजीविकों ने। ठीक है, मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। जब मौर्य युग चल रहा था उस समय पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ, अशोक के पौत्र का नाम क्या था? दशरथ, के समय में बराबर तथा नागार्जुनी, ये याद रखिएगा, बराबर पता नहीं चल पाएगा कि क्या चीज़ है। बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों के नाम है। ठीक है, पहाड़ियों के नाम है, को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा जो है सर्वप्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 28, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोसाल, उपाली। उत्तर हो जाएगा मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, उनके बारे में कहा गया है कि मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। प्रश्न नंबर 29 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मानंद। उत्तर हो जाएगा उदयन। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन कौन थे? अजातशत्रु के उत्तराधिकारी कौन थे? उदयन, जिन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। जो मगध की राजधानी थी राजगृह, उसको राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। किसने? उदयन ने। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। ठीक है, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी रही है। प्रश्न नंबर 30, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, कनिष्क। उत्तर हो जाएगा उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किन 2 नदियों के संगम पर है, तो वहाँ पे अलग अलग नाम दे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा गंगा और सोन नदी। ठीक है, गंगा और सोन नदी के तट पर
संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं, उत्तर हो जाएगा आपका उदयन। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा उदयन। शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु नहीं बल्कि उदयन होगा। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सो नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की है। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित की गई? विश्व का जो पहला गणतंत्र है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित की गई? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। उत्तर हो जाएगा लिच्छवी। लिच्छवी वंश के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। लिच्छवी क्या थी? लिच्छवी क्या थी? सबसे बड़ी शक्तिशाली गणराज्य थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 33, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या गिरिव्रज और चंपा। उत्तर हो जाएगा राजगृह। पहले राजगृह थी और उदयन ने उसको कहाँ कर दिया? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में कर दिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 के बारे में दिया है, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह, जो कि गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था, उसको अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य वंश की हर्यक वंश, नंद वंश की गुप्त वंश। उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश। अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से संबंधित थे। मगध का शासक अजातशत्रु, जिसकी समय सीमा है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व, जो कि अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, वो किसके पिता थे? अजातशत्रु के पिता थे। अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार। उनकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था और अजातशत्रु की हत्या जो है इसके पुत्र उदयन ने किया। ठीक है। अजीब बात थी, जब राजगद्दी पर बैठना होता था तो अपने पिता की हत्या कर देते थे ये लोग। उदयन, जो कि कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है, इन्होंने कर दी थी। प्रश्न नंबर 35, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर एम भंडारकर। उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया या ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए कनिंघम, ए एच दानी, ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप। ये तो प्रश्न सबको आता होगा। इसका उत्तर जेम्स प्रिंसेप जो है ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, उसका उद्याचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानापीय की पहचान सिंघल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः वर्ष 1915 में मास्की, जो कि कर्नाटक में है, प्राप्त अभिलेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया है। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका।
चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, आनेसिक्रियस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे। कितने लोग थे चंद्रगुप्त मौर्य के सिकंदर के समकालीन? विदेशी लेखक में निर्याकस थे, आनियोसिक्रियस थे, अरिस्टोबुलस थे और मेगास्थनीज, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न नंबर 38 है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायोमेचस, प्लिनी। उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक जो कि इंडिका है, उसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियकस का, यूनानियों का। भी हम ऊपर चर्चा किए हैं कि मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। प्रश्न नंबर 40, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। जो कुछ भी इन्होंने देखा, जो उनकी पुस्तक थी, जो उनका ग्रंथ था, उस ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 और अंतिम प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था। कौन था अंतिम मौर्य सम्राट? जालौक, अवंतिवर्मा, नंदीवर्धन, बृहद्रथ। उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। बृहद्रथ की हत्या किसके द्वारा की गई? इनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उनके द्वारा की गई। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग 40 प्रश्न पढ़ लिए हैं और उसकी व्याख्या भी देख लिए हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इस क्लास को मेरी राय यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सभी अभ्यर्थियों के पास पहुँचे जो लोग इस 40 प्रश्न के बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ से पढ़ें। ठीक है। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक मैटर है और यहाँ से प्रश्न बने थे पिछली बार और यहीं से इस बार भी बनने की संभावना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक नहीं बल्कि इसी में से जो और प्रश्न बचे हैं उसको करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।